गांव के चाउमीन। गांव में चाउमीन का चलन अभी अच्छे से नहीं आया था, लेकिन सुरेश शहर से चाउमीन बनाना सीखकर गांव में ठेला लगाता है। अरे ये केचुआ है क्या भैया? कैसे खाया जाता है? अरे नहीं नहीं, ये चाउमीन है। चाउमीन शहर में खाया जाता है। कितने की दे रहे हो सुरेश? 10 रुपए की प्लेट भरकर। तभी वहां शहर से पढ़ा एक लड़का आता है। जरा एक प्लेट चाउमीन तो देना। सुरेश उसे चाउमीन देता है। उसे चाउमीन खाता देख गांव वाले भी उससे चाउमीन ले लेते हैं और खाने लगते हैं। अरे वाह सुरेश भैया, कमाल की बनाए हो। 2 प्लेट मेरे बच्चों के लिए भी पैक कर दो। बस फिर क्या था, सुरेश का ठेला लगता है और चाउमीन खरीदने वालों की लाइन लग जाती है। तभी वहां से गांव का साहूकार होकर गुजरता है। और ये क्या भीड़ लगी है? लगता है झगड़ा हो गया है गांव में। चलूं मैं अभी तो मजे ले लूं। अरे कहाँ है, इतनी भीड़ लगी है यहाँ? लड़ाई हो गई है क्या? अरे साहूकार साहब, ना ना ना, कोई लड़ाई ना हुई है। ये तो सुरेश की दुकान है चाउमीन की। हम लोग चाउमीन खाने आए हैं, आप भी खाइए ना। साहूकार चाउमीन खाता है और सुरेश की तरफ देखता है, जो सारे दिन के पैसे गिन रहा होता है। अरे सुरेश, क्या लागत है इस काम की? अरे साहूकार जी, आप अब आए हैं तो ये पूरे 10,000 रुपए ले जाइए, जो पिछले साल शहर जाने से पहले आपसे लिए थे ना। लागत तो क्या कहे, जो आपने दिया था उसी में सीखा भी है और दुकान भी खोल ली। अरे पैसे इतने जल्दी क्या जरूरत थी? कैसे जरूरत नहीं थी साहूकार जी, इतना मोटा ब्याज कहाँ से भरते। साहूकार को अब सुरेश की दुकान को हड़पने की लालच आ जाती है। नाना करते ये सारे दिन में 500 रुपए कमा ही लेता है। अरे गांव में ये ऐसे ही कमाता रहा तो कहीं ब्याज का काम ना शुरू कर दे। अरे भैया, कोई ना कोई जुगाड़ तो करना पड़ेगा। अब साहूकार घर आ जाता है और अपनी बीवी को सारी बात बताता है। हाँ जी, ये तो मैंने भी सुना है कि सुरेश के हाथ की चाउमीन नहीं खाई तो कुछ नहीं खाया। अरे हाँ हाँ, सही ही कहते हैं। मैं अभी खा कर ही आ रहा हूँ। अरे भाग्यवान है, कितना अच्छा हो ना अगर वो पैसा हम लोगों को मिल जाए। क्यों? हैं? हाँ, वो तो है, लेकिन कैसे? हम लोगों को तो चाउमीन बनाना आता ही नहीं है। साहूकार और उसकी बीवी अब रोज चुपके से सुरेश के घर जाते हैं और खिड़की से उसे चाउमीन बनाते देखते। अब क्या था, दोनों को चाउमीन बनाना आ जाता है। फिर एक रोज, और सुरेंद्र, तुझे साहूकारनी ने बुलाया था। बोल रही थी कि बेटे के जन्मदिन में 10 किलो चाउमीन का ऑर्डर देना है। बना दोगे ना? अरे हाँ हाँ साहूकार जी, मैं जरूर बना दूंगा। कब देना है घर में 10 किलो चाउमीन? अरे वो तो तू घर आकर बता कर लेना, मैं नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, शाम को काम निपटा कर आ जाता हूँ। सुरेश साहूकार के घर जाता है, लेकिन वहां मियाँ बीवी मिलकर उसे बंधक बना लेते हैं। अरे मुझे क्यों बांध रखा है? मुझे छोड़ दो। आज से तेरा ठेला मैं लगाऊंगा और बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। साहूकार एक आदमी को सुरेश की निगरानी में लगा देता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन, अरे साहूकार जी, आप कब से चाउमीन बेचने लगे और अपना ये सुरेश कहाँ गया? अरे वो तो शहर गया है, उसका कोई काम निकल आया था। बोल रहा था कि जब तक वो ना आए तब तक मैं ही उसके ठेले का काम कर दूं। पैसे भी तो बहुत उधार ले रखे थे उसने। लगता है कर्जा भरने के डर से भाग गया है। अरे पर वो तो बोल रहा था कि उसने सारा कर्जा उतार दिया है, और वो क्यों भागेगा? इतना तो कमा रहा था। अरे मुझे क्या पता। अरे चाउमीन खाना है तो बोलो, नहीं तो भागो यहाँ से। अरे हाँ हाँ, दे दो दे दो। अब तो चाउमीन खाना पूरे गांव के लोगों के लिए आदत ही बन गया है। ना खाओ तो नींद ना आए। हाँ हाँ, तो लो और निकालो 50 रुपए। 50 रुपए क्यों? सुरेंद्र तो 10 रुपया में देता था। अरे वो पागल था, मैं थोड़ी ना हूँ। गांव वाले, जिनको चाउमीन की लत लग गई थी, वो करते भी क्या? दे दो
और ये लो 50 रुपए। लेकिन फिर साहूकार उन लोगों को प्लेट में थोड़ी सी चाउमीन रख देता है। अरे ये क्या, पैसे 5 गुना ज्यादा और चाउमीन बस इतनी सी। अरे साहूकार साहब, भगवान से तो डरो। बस फिर क्या था, साहूकार की मन मर्जी चलने लग जाती है और गांव वाले करते भी क्या। एक रोज मुझे तो लगता है कि सुरेश को साहूकार ने मार डाला होगा, क्योंकि उसका काम इतना अच्छा चल रहा था, फिर वो क्यों जाता, और वो भी साहूकार के हवाले दुकान करके। ना बाबा ना। अगले रोज भाग्यवान, देखो तो जरा, इस सुरेश भी ना कितना पागल था। जिस काम से वो ज्यादा पैसे बना सकता था, उससे इतने कम पैसे छाप रहा था। 50 रुपए प्लेट में भी गांव वाले खूब खा रहे हैं चाउमीन। हाँ जी, और जितने में वो लोगों को 10 प्लेट खिलाता था। भर भर कर हम लोग उतने में 20 प्लेट बना रहे हैं, क्यों जी? वहीं सुरेश रोज भगवान से मांगता कि बस एक बार वो किसी तरह वहां से निकलने में कामयाब हो जाए, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकामयाब होती। फिर एक दिन, अरे भाग्यवान, ऐसा कुछ करो कि चाउमीन बनाने का खर्चा आधा हो जाए, जिससे हम लोगों को और मुनाफा हो। ना जी, मुझे तो कोई तरकीब ना सूझ रही। अरे सुनो, एक काम करते हैं, चाउमीन बनाने में जो सब्जी लगती है वो मंडी में लेने तुम देर रात चली जाना। तब तक वो सारी सड़ी गली सब्जी जो दुकानदार वहीं फेंक जाते हैं, वो उठा कर ले आना फ्री में। अरे वाह जी वाह, आप तो बहुत समझदार हैं जी। बीवी वैसा ही करती है, लेकिन अब लोग चाउमीन खाते तो मुंह बनाकर। फिर एक बार, अरे राम राम राम, ये पेट में दर्द काहे हो रहा है? आई, 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 आई। हाय रे हाय, मेरा भी पेट दर्द के मारे फटा जा रहा है। सभी को शक हो जाता है कि उन लोगों को चाउमीन खाने से ही ये बीमारी हो गई है। वहीं दूसरी तरफ जो आदमी सुरेश की निगरानी कर रहा था, वो सो रहा होता है और मौका देखकर सुरेश वहां से भाग जाता है। सुरेश गांव वालों के पास जाकर उन्हें सब कुछ बता देता है। बस अब क्या था, साहूकार के घर पुलिस पहुंच जाती है। चलो, तुमने गांव के लोगों को खराब सब्जी वाली चाउमीन खिलाकर बीमार किया और सुरेश को बंधक बनाया। तुम्हें इसीलिए हम गिरफ्तार कर रहे हैं। साहूकार को पुलिस ले जाती है और फिर अगले दिन से सुरेश का ठेला गांव के बाजार में लग जाता है, जहां अब पहले से ज्यादा भीड़ होती है। कपड़े धोने वाली बहू। शादी के पहले से ही विभा को कपड़े धोने का बड़ा शौक था। कभी नल के नीचे तो कभी तालाब के पास। अरे मेरी नीली वाली लुंगी नहीं दिख रही है। विभा की अम्मा, कहाँ रखी है लुंगी? अरे वो तो विभा ने परसों ही धोकर रखी थी आपकी अलमारी में, देखो वहीं होगी। वो ना मैंने आज धो दी, मुझे लगा कि गंदी हो गई होगी। अरे कैसे गंदी हो गई थी? उसे तो मैंने पहना भी नहीं। हे भगवान, इस लड़की के कपड़े धोने की आदत से परेशान हो गया हूँ मैं। जितना तो घर में राशन नहीं आता, उससे कहीं ज्यादा डिटर्जेंट पाउडर का खर्चा है। इसकी शादी करवा दो, शादी। जाए अपने घर में ही करे काम, फिर चाहे घर के कपड़े धोने हो या पूरे गांव के। हाँ ठीक बोल रही हूँ, देखता हूँ मैं कोई लड़का। वो दिन भी आ जाता है जब विभा को देखने लड़के वाले आ जाते हैं। लड़की मुझे अच्छी लगी। होने वाली सास कहती है, बेटी अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो। वैसे तो हमारी लड़की बहुत ही शर्मीली है, जो बोल दो वो मान लेती है, इसे क्या पूछना होगा। अरे कैसी बात कर रही हो माँ, मुझे इन लोगों के घर रहना है, सवाल तो कई है। हाँ हाँ बेटा, पूछ लो ना, क्या पूछना है। आप लोगों के घर कपड़े कौन धोता है? सास का मुंह बन जाता है। देखो, अगर तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हें कपड़े धोने नहीं आते तो सुन लो, कपड़े मैं ही धोती हूँ, लेकिन तुम्हारे आ जाने के बाद मैं रुमाल तक नहीं धोऊंगी। अरे चुप रहना भाग्यवान, बहू बेचारी घर आई नहीं, उसे डराना शुरू कर दिया। वो क्या है ना बिटिया, अभी तक तो ये कल्लू की माँ ही धोती थी, लेकिन अब तुम्हारे पापा तो दहेज में वॉशिंग मशीन देंगे ही। तभी विभा की माँ बोल पड़ती है,
सवाल भी पूछा तो क्या। वैसे भाई साहब, मशीन की तो फिर भी कपड़े धोने की कैपेसिटी होती है। मतलब जो बिटिया दे रहे हैं ना विभा, इसे कपड़े धोने का बहुत शौक है। ये आप लोगों के क्या, आस पड़ोस गांव मोहल्ले सबके कपड़े धो दे और उफ तक ना करे। बाहर देखा नहीं आपने कितने कपड़े सूख रहे हैं? सब हमारी बिटिया ने ही तो धोए हैं। बस भी करो ना माँ, शर्म आ रही इतनी तारीफ सुनकर। और तो और, एक दाग निकाल कर दिखाओ तो मान जाऊं। हाँ अच्छा अच्छा, माफ करना बेटा, मैंने गलत समझा। हमें तो रिश्ता बहुत पसंद है। और ऐसे जुड़ जाता है रिश्ता कपड़े धोने का शौक रखने वाली विभा का। उसकी शादी हो जाती है कोयला फैक्ट्री में काम करने वाले कल्लू के साथ। शादी के बाद अचानक विभा चिल्लाती हुई सास के पास आती है। सासू माँ, अरे सासू माँ कहाँ है आप? ये तो धोखा है, धोखा दिया आप लोगों ने मुझे। इसे ससुर के चक्कर के बारे में पता चल गया। अरे तो उसमें तुझे क्यों धोखा मिला है? अरे नल में पानी नहीं आता, कपड़े कैसे कब धुलेंगे? अच्छा अच्छा, तू पानी नहीं आ रहा उसकी बात कर रही है। तो आपने क्या सोचा? कुछ नहीं। अच्छा हाँ, तेरी माँ ने कहा था कि कपड़े धोने का शौक है तुझे, याद आया मुझे। शौक शौक बोलकर कपड़े धोने वाले मेरे जुनून को कम ना आके सासू माँ, कपड़ा धोना मेरा गुरूर है। तभी पति भी वहाँ आ जाता है। अभी अभी मैंने इसे सनी देओल की फिल्म दिखाई है, उसी के डायलॉग मार रही है माँ। अच्छा सुन, साफ साफ बता रही हूँ, पानी सुबह 4 से 6 और शाम को 10 से 12 आता है, समझी? विभा टाइमिंग सुनकर हैरान हो जाती है। ये क्या भूतों का मोहल्ला है? सुबह 4 बजे उठकर कौन कपड़े धोता है? 4 बजे टंकी में पानी जाता है, फिर सारा दिन धोना ना, किसने मना किया? अरे कैसी बात कर रही हैं? 200 लीटर की टंकी में कितने कपड़े धो लूंगी मैं? सुबह ही उठ जाऊंगी मैं। अब क्या था, विभा सुबह 4 से लेकर रात के 12 बजे तक कपड़े ही धोती रहती। एक रोज सास पड़ोस से निकलकर कहीं जा रही होती है कि साथ वाली कहती है, हाँ कल्लू की माँ, जरा ये बताओ कि 2 साड़ी है, 2 ब्लाउज और एक पेटीकोट और एक नाड़े वाला लंबा कच्छा। हाँ तो? अरे तो क्या, कितना लोगी धुलाई ये बताओ। धोबन दिख रहे हैं हम क्या? हमारे पति सरकारी नौकरी से अभी अभी रिटायर हुए हैं और बेटा सुपरवाइजर है कोयला फैक्ट्री में। धोबन समझ रखा है हमें? हाय रे कल्लू की अम्मा, माफ कर दो, वो तो मोहल्ले में यही सब बता रहे थे कि तुमने बहू को कपड़ा धुलवाने के काम में लगा दिया है। सास को पड़ोसन की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो घर पहुंचती है जहां घर के बाहर ही इतने सारे कपड़े सूख रहे होते हैं जितने कि किसी धोबन के घर पर। अरे ओ कल्लू की दुल्हन, बाहर निकल। माँ जी यहीं आ जाओ, बाथरूम में चादर धो रहे हैं हम। अरे अभी हम धोते हैं, तुमको बाहर निकलो। ये आस पड़ोस वाले बोल रहे हैं कि हम बहू से कपड़े धुलवा धुलवा कर उसे कपड़ा धोने वाली बना दिए हैं। अरे छोड़ो ना माँ जी, किन लोगों की बातों में आती हो? आस पास के लोगों का तो काम ही होता है कि वो किसी तरह सास बहू को लड़ा दे। बहू सारे घर के कपड़े धोती है, ये क्या कम है? बोलिए। सास को भी लग जाता है कि वो बहू का ये सनकीपन नहीं छुड़वा सकती, इससे अच्छा है कि खुद ही चुप हो जाए। एक रोज सास और बहू मंदिर जाते हैं, जहाँ सास की साड़ी वहाँ खड़ी भीख मांगने वाली से मिलती है। माँ जी क्या बात है, आपकी साड़ी उस भिखारन से कितनी मिल रही है ना? हाँ हाँ देखो तो, दोनों की साड़ी मिल रही है। क्या बात है कल्लू की अम्मा, तुम खुद को तो अफसर की बीवी बताती हो और ऐसी सिंपल सी प्लेन साड़ी पहनकर घूमती हो। सिंपल और प्लेन नहीं है ये साड़ी। तो क्या सोने के धागे से फूल बने हैं? कुछ भी सासू माँ, कुछ भी। हाँ बने थे इस साड़ी में सोने के धागे से फूल। मेरे पति लेकर आए थे मद्रास से स्पेशली मेरे लिए 10,000 की। ताहे भाई साहब इस भिखारन के लिए भी सेम टू सेम साड़ी लेकर आए होंगे 10,000 की। सास उस वक्त तो कुछ नहीं कहती, लेकिन बहू के साथ घर आती है और अलमारी से एल्बम निकाल कर लाती है। ये साड़ी देख रही है, ये वही साड़ी है जिसे मैंने अभी पहना था। इस साड़ी में ये जो चमकदार फूल दिख रहे हैं ना, ये सोने के धागों से काटे गए हैं। लेकिन तू लोकल वॉशिंग मशीन ब्रश से घिस घिस कर सारे फूलों को निकाल कर साड़ी प्लेन कर दी। मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ। और तो और, जब मैंने तुझे तेरी गलती के लिए कुछ नहीं कहा, लेकिन तूने तो सबके सामने मेरा मजाक ही बना दिया। क्यों? बहू को समझ में आ जाता है कि अब से उसका कपड़े धोना बंद।
इसका नाम शशि रखते हैं। क्या समधी जी, शशि लड़कियों का नाम है, क्लास के बच्चे इसे चिढ़ाएंगे ना। हाँ, शशि की जगह कोई चची, शुशी या शुशु बोलेगा तो? हाँ, इसीलिए इसका नाम गणेश रखते हैं। अरे समधी जी, बच्चे की काया तो देखो, दुबला पतला है एकदम। गणेश जी तो मजबूत कद काठी के थे। अपना बच्चा तो सिंगल हड्डी है। ये नाम जमेगा नहीं इस पर। हाँ, भैया की बेटी का नाम थोड़ा मॉडर्न रखते हैं, जैसे रॉकी। रॉकी? रॉकी तो हमारे डॉग का नाम है। अगर ऐसा ही नाम रखना है तो शेरू रख लो। आप लोग कुछ भी बोल रहे हैं। अरे कुछ भी बोलना, रॉकी बोलने से तो बेहतर ही है ना। किरण और रवि को पहला बच्चा हुआ था। दोनों के ही परिवार वाले उस बच्चे का नाम रखने के लिए पूरा जोर लगा रहे थे। 3 महीनों से ये लड़ाई चल रही थी, मगर कोई भी एक ढंग का नाम नहीं रख पाए थे। किरण और रवि इस बात से बहुत परेशान थे, लेकिन परिवार के लोगों के सामने कुछ बोलते भी नहीं थे। दामाद जी पे गया है बेटा, उनका नाम रवि है तो इसका नाम शनि रख देते हैं। शनि देव रवि, यानी सूर्य के ही तो बेटे थे ना। अरे समधन जी, आपने अकल चोर बाजार में बेच दी है क्या? शनि कैसा नाम है? ऐसे तो आप आगे आने वाले बच्चों के नाम साढ़े साती और दैया रख देंगे। हैं? अरे जबान संभाल कर बात कीजिए। और आप भी जबान संभाल कर नाम बताइए। शनि नाम रखोगी तो कोई भी इस पर तेल डालकर चला जाएगा। किरण के सब्र का बांध टूट रहा था। बच्चे पे पहला हक उसकी माँ का होना चाहिए, है कि नहीं? नाम मुझे रखना था, लेकिन सब लोग मिलकर नाम रखना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि सब लोग लूडो खेल रहे हैं। कौन पहले नाम रखेगा बच्चे का? बात तो सही कह रही हो तुम, लेकिन तुमने क्या नाम सोचा है किरण? टाइगर। अरे यार किरण, माना कि तुमको टाइगर श्रॉफ पसंद है, पर बच्चे का नाम थोड़ी ना रख देंगे। ऐसे तो मुझे मोगेम्बो पसंद है, तो क्या बच्चे का नाम मोगेम्बो रख दूंगा? हाँ हाँ, मोगेम्बो नाम ही रख देते हैं। देखो तो, सुन के मोगेम्बो खुश भी हो गया। अरे मजाक छोड़ो। देखो, मैं पंडित को बुला रहा हूँ, सबको इकट्ठा करके एक नाम डिसाइड कर लेंगे, ठीक है? पंडित जी घर आते हैं और उनके साथ सब बच्चे का नाम रखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। पंडित जी, वैसे तो नाम हम सोच चुके हैं, लेकिन आप भी कोशिश कर ही लीजिए। नाम तो हम भी सोच चुके हैं, दिग्विजय नाम रखेंगे। ऐसा नाम रखो जो मुंह में ना अटक जाए। कोई ऐसा नाम हो जो झट से मुंह से निकले। तो ऐसा करते हैं, दांत नाम रख देते हैं, जल्दी से मुंह से निकलेगा ना। चुप हो जाओ बेटा। मुंह से दूध जैसी बातें नहीं निकाल सकते तो कम से कम गोबर जैसी बातें भी मत निकाला करो। यजमान, लड़िए मत। काम खत्म करना है और मुझे और भी दान लेने मेरा मतलब है नाम रखने जाना है। अभी सुबह से एक बच्चे का नाम मुन्नी रख कर आया हूँ। हैं? अरे पंडित जी, ये तो नाम ही बदनाम है। ऐसा नाम रखते हैं, अगर आप तो रहने ही दीजिए। अरे नहीं नहीं, उनका बजट कम था, बजट बढ़ता तो नाम भी बढ़ा रख देता। यार, विकी नाम रख देते हैं ना। अरे यार, आप ये रॉकी, विकी, आलू टिक्की, काजू चिकी जैसे नाम क्यों रखना चाहती हो इसका? ये बच्चा है, कोई खाने की चीज थोड़ी ना है। हम इस बच्चे का नाम मनहूस रख देते हैं। अरे क्यों? इसके आते ही कितनी लड़ाइयाँ हो रही हैं घर में। चुप रहो बहू, बच्चे के लिए गुस्से में कुछ भी मत बोला करो। आप मेरी बेटी से अच्छे से बात कीजिए। हाँ 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 करती हूँ। श्री श्री 1008 बहुदेवी जी, कृपया करके क्रोधित होकर शिशु के बारे में बुरे शब्दों के प्रयोग से बचें। अरे मेरी लड़की को ताने मत मारिए आप। तो फिर कोई गाना ही मार दूं? बताइए कौन सा गाना मारूं? कुछ कुछ होता है
या फिर दिल तो पागल है। आपसे तो मुंह मिलाना ही बेवकूफी है। सब लोग नाम को लेकर बहस करने लगते हैं। इस शोर शराबे से परेशान पंडित जी बोल पड़ते हैं। लड़के का नाम रखने में मत होइए परेशान, मेरे पास है इसका एक समाधान। ना लड़के वालों की ना लड़की वालों की मर्जी चलेगी। नाम बच्चे का वही होगा जो पहला शब्द उसकी जुबान बोलेगी। सब पंडित जी के इस उपाय को मान लेते हैं और सब बच्चे के आसपास खड़े होकर बोलने का इंतजार करते हैं। बच्चा थोड़ी देर में बोल उठता है। माँ माँ। मामा बोला, मामा बोला। तो क्या इसका नाम मामा ही रख दें? बात तो यही हुई थी कि जो पहली बात बच्चे के मुंह से निकलेगी वही रख देंगे। बस पंडित जी ने बच्चे का नाम मामा रख के सबको मामू बना दिया। उस दिन के बाद से उस बच्चे का नाम पड़ गया मामा शर्मा। सब इस नाम पे बहुत पछताए, लेकिन अब पछताए क्या हो जब नाम पड़ गया मामा। शिक्षा: कोई भी जरूरी काम शांति से मिलकर करना चाहिए, वरना अनचाहे परिणाम के साथ समझौता करना पड़ता है। घर जमाई। विकी को हमेशा किस्मत ने उसकी मेहनत से ज्यादा दिया। पैदा हुआ एक बड़े घर में, मुंह में चांदी की चम्मच लेकर, और शादी भी की एक उससे भी बड़े घर में, सोने की चम्मच मुंह में लेकर। उसे मेहनत करने का शौक नहीं था। एक शौक था, वो भी घटिया शायरी करने का। उसकी हर बात शायराना ही होती थी। जैसे कि एक दिन, दूर से देखा तो चांद पे दाग था, दूर से देखा तो चांद पे दाग था, पास से देखा साबुन का छाग था। ठोको ताली। अरे ऐसी शायरी करोगे तो ताली तो पता नहीं कोई तुमको ही ठोक देगा। शायरी वो बिल्ली है जो किसी का भी रास्ता रोक दे, और क्या मैं किल हूं जो कोई मुझे ठोक दे। मुझे तो आपसे बात ही नहीं करनी। मैं निकला था गाड़ी लेके, लेकिन दौड़ के जा रहा हूँ। मेरी शायरी कोई नहीं सुनता, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। धीरे बोलिए जी, मम्मी पापा को पता चल जाएगा तो तुमको सच में तुम्हारे मायके भेज देंगे। सस्ते साबुन से मेरी कॉलर चमकी नहीं, सच में चला जाऊंगा, मेरी बात कोई धमकी नहीं। अगर शायरी ही सुनानी है तो सुनाओ, लेकिन कोई काम धंधा भी तो करो। मेरे पिताजी के पास बहुत पैसा है, तो घर जमाई बन के खा रहे हो, और कल जा रहे हो ना अपने मायके, तो आज ही चले जाओ मेरी बला से। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था हमें। अरे चुप हो जाओ, तुमको मिर्जा गालिब की कसम। अरे जाना है तो जाओ, लेकिन पहले मेरे मम्मी पापा से मिलकर जाओ, वरना वो क्या सोचेंगे। लेकिन विकी अकेले ही अपनी कार लेकर अपने मायके यानी कि अपने खुद के घर पहुंच जाता है। अरे बेटा, तू अचानक, बहू कैसी है? अरे माँ, बहू तो बिल्कुल बदल गई है, मुर्गी हाथ से निकल गई है। अरे क्या हुआ बेटा? उसकी आती नहीं है, मेरी जाती नहीं है। मैं करता हूँ शायरी, उसे भाती नहीं है। मेरे पास उसका फोन आया था बेटा, सही कह रही है वो। तुमको काम करना चाहिए, तभी तो इज्जत मिलेगी। घर जमाई बनके सास ससुर के पैसों पर कब तक ऐश उड़ाते रहोगे? मेरी जिंदगी में हर तरफ से उंगली हो रही है, फोन पर मेरी चुगली हो रही है। अरे चुगली नहीं कर रही थी बहू, वो तेरा भला चाहती है बेटा। सूखे हुए कपड़े को भी गीला कह रहे हैं लोग, चुगली करने को मेरा भला कह रहे हैं लोग। ठोको ताली। ये सुन के माँ अपने हाथ से अपना सर पीट लेती है।
अरे माँ, ताली की जगह माथा क्यों ठोक रही हो? बेटा, तू ना आराम कर, तेरे पिताजी भी आने वाले हैं, खाना लगा देती हूँ। विकी अपने घर भी दिन भर टीवी देखता है, तरह तरह का खाना खाता है, दोपहर तक सोता है, चाय पीता है, वीडियो गेम खेलता है, बस काम करने नहीं जाता। घर में नौकर चाकर है तो बिस्तर से हिलने तक की जरूरत नहीं पड़ती। कई बार तो विकी अपने नौकरों को बिठाकर शायरी सुनाता रहता। कब जाओगे बेटा? अरे कैसी बात कर रहे हैं डैडी, क्या आप मेरे फादर नहीं? आप मुझे भगाना चाहते हैं क्या? ये मेरा घर नहीं। अरे नहीं बेटा, तुम्हारा ही घर है। हम तो चाहते थे कि तुम यहीं रहो और मेरा काम आगे बढ़ाओ, लेकिन तुम ही चले गए घर जमाई बनने। अरे मेहनत तो गधे भी करते हैं, मैं अच्छी किस्मत लेके पैदा हुआ हूँ, मैं घर जमाई हूँ, ससुराल का फूल गेंदा हुआ हूँ। ठोको ताली। पिताजी और माँ सच में ताली बजा देते हैं। ऐसा पहली बार होता है जब विकी की शायरी पर किसी ने ताली बजाई हो। अरे आप लोग सच में ताली बजा रहे हैं? हाँ हाँ बेटा, तुम्हारे ससुर का फोन आया था, बोला जब तक घर जमाई जी कोई काम ना करने लगे हमारे यहाँ मत भेजना। अब तू तो काम करने से रहा और तुझे रहना भी है हमारे घर में ही, करेगा भी शायरी ही, और बार बार ठोको ताली बोलेगा तो आदत डाल ही लेते हैं ताली ठोकने की। विकी उसी वक्त खड़ा होता है और बहुत गुस्से में सीधे ससुराल के लिए निकल जाता है। फिर से आ गए? लेकिन सुमन को देखते ही विकी पिघल जाता है। अब सुमन, आई एम सॉरी, आज से ना मैं सिर्फ शायरी ही नहीं बल्कि काम भी करूँगा। तुम अपने ऑफिस में बात कर लेना, कोई भी मेहनत का काम कर लूँगा। मैं घर जमाई बन के रहूँगा, लेकिन काम करूँगा और इज्जत से रहूँगा। मतलब सिर्फ तुम नहीं आए हो, तुम्हारे साथ तुम्हें अकल भी आ गई है। मैं अपने कारखाने का मैनेजर बनाता हूँ तुमको, कल से मेरे साथ चलना वहाँ। थैंक यू ससुर जी। थैंक यू से काम नहीं चलेगा, एक शायरी सुनानी पड़ेगी। है जरूर। ससुर के पास पैसा होते भी मेहनत जिसको भाई है, वही सच्चा दामाद है, वही अच्छा घर जमाई है। ठोको ताली। सब विकी की शायरी पर ताली ठोक देते हैं। शिक्षा: जब किस्मत आपको बहुत सारा दे दे तो उसकी कद्र करनी चाहिए और मेहनत करना कभी नहीं भूलना चाहिए। सास का कायाकल्प। राधा को अपनी सास से बहुत प्यार था। मम्मी जी, आपकी साड़ी कितनी प्यारी लग रही है, काश मैं भी आपके जैसी साड़ी पहन पाती। अरे बेटा, हमारे जमाने में तो साड़ी ही चलती थी, तू क्या करेगी साड़ी पहनकर? दिन भर भागा दौड़ी करती है, साड़ी कंफर्टेबल नहीं फील कराएगी। तू तो ऐसे ही जचती है बेटा। राधा सास को लेकर घूमने जाती, सैर करती और उनसे खूब बातें किया करती थी। एक दिन, अरे राधा और माँ सुनो, अब हम लोगों को बम्बई चलना पड़ेगा, मेरी नई नौकरी वहीं लगी है। अरे वाह माँ, कितना मजा आएगा ना। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, बड़ा शहर, बड़े लोग, मेरा दिल नहीं लगेगा। अरे माँ, मैं हूं ना आपके साथ। और सारा परिवार बड़े शहर में शिफ्ट हो जाता है। एक दिन, राधा, तू भी अब नौकरी में जाने लगी है, मैं तो बोर हो जाती हूँ, सोच रही हूँ आसपास की औरतों से दोस्ती कर लूँ। हाँ माँ, और क्या, यहाँ की औरतें तो किटी पार्टी और बहुत सी फन लविंग एक्टिविटी करती हैं। तो बेटा 2-4 फन लविंग से मुझे भी मिलवा देना।
बहू सास के साथ बाहर निकलती है तो देखती है कि सास की उम्र की जो औरतें टहल रही हैं उनका पहनावा ओढ़ावा सास से बिल्कुल अलग है, लेकिन फिर भी राधा एक औरत को रोकती है। हेलो आंटी, हाउ आर यू? ओह ग्रेट डार्लिंग। आंटी, हम लोग यहाँ नए शिफ्ट हुए हैं, ये मेरी मम्मी है, क्या ये कल से आप लोगों को ज्वाइन कर सकती हैं? वो औरत सास की तरफ बड़ी ही अजीब नज़रों से देखती है, फिर कहती है, अब ठीक है, कल से भेज देना। सास समझ जाती है कि उस औरत को वो ठीक नहीं लगी, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोलती। अगले दिन, अरे माँ, अच्छी सी साड़ी पहनकर तैयार होकर जाइए, आपको आपकी दोस्तों के पास जाना है ना? और नहीं नहीं, मैं सोच रही हूँ घर पर बैठकर टीवी देखूं। वैसे भी रामायण का नया एपिसोड आएगा। नहीं माँ, आप जाओ ना, लोगों से मिलो, बात करो, अच्छा लगेगा। ना चाहते हुए भी सास उन लोगों के पास जाती है, लेकिन सभी सास से बुरा व्यवहार करते हैं। सास मुंह लटकाकर घर आ जाती है। बहू समझ जाती है कि सास को कुछ हुआ है। वो रोज सास को पार्क में भेजती, लेकिन सास रोज मुंह लटकाकर वापस आ जाती। क्या हुआ माँ, आप बाहर जाकर खुश नहीं होती हैं? अरे बेटा, खुश तो हूँ, लेकिन क्या माँ, आपको तो लोगों से मिलना, बातें करना अच्छा लगता था। मैं देख रही हूँ कि आजकल आप बाहर से आती हैं तो परेशान सी दिखती हैं। सास कुछ नहीं कहती, अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन राधा चुपके से सास के पीछे पार्क में जाती है। हेलो, कैसे हैं आप लोग? एक औरत मुंह बनाकर साइड हो जाती है। सभी एक दूसरे से बात करती हैं, लेकिन राधा की सास साइड में चुपचाप अकेली बैठी रहती हैं। राधा घर आती है और सास के वापस आने का इंतजार करती है। सास मुंह लटकाकर घर आती है। अरे मम्मी जी, तब से इंतजार कर रही हूँ, जल्दी तैयार हो जाइए, मार्केट जाना है। राधा सास को लेकर बाजार जाती है और उन्हें कुछ मॉडर्न कपड़े दिलाती है। अगले दिन सास उन कपड़ों को पहनकर पार्क में जाती है। ओह माय गॉड, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। ब्यूटीफुल टॉप, कहाँ से लिया? हे, मेरे घर में कल किटी है, तुम जरूर आना। अजीब औरतें हो तुम लोग। मैं रोज आती थी, तब तो तुम लोग सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। आज इन कपड़ों को देखकर तुम मुझे घर बुला रही हो। लेकिन सुनो, अब मुझे तुम लोगों से कोई बात नहीं करनी और ना ही दोस्ती करनी है। अरे तुम तो बुरा मान गई। वैसे दोस्ती नहीं करनी थी तो ये कायाकल्प क्यों किया? ये मेरी बहू ने किया है। मैं यहाँ सिर्फ ये देखने के लिए आई थी कि तुमको मुझसे समस्या है या मेरे कपड़ों से। कपड़े तो बदले जा सकते हैं। अच्छा चलो, जो भी हो, अब हम लोग तुम्हें अपने साथ रखने को तैयार हैं। लेकिन अब मुझे तुम लोग नहीं पसंद। ये बोलकर राधा की सास वहां से चली जाती है। वाह माँ जी, आज तो आपका चेहरा खिला खिला सा लग रहा है। लगता है आपकी सहेलियों ने आपको अपना लिया। हाँ, वो तो अपना नहीं था, दिखावे वाली जो है वो। मेरे कपड़े बदलते ही उनका दिल बदल गया। लेकिन आज मैं उन्हें मना कर आई। अरे क्यों माँ जी? क्योंकि उन लोगों को मुझसे नहीं, मेरे कपड़ों से दोस्ती करनी थी। वैसे मेरे पास तो तू है ना, मेरी प्यारी बहू। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अरे नहीं नहीं माँ जी, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? बेटा, ये गलत भी तो नहीं है। जैसा देश वैसा भेष। क्यों? ठीक है ना माँ, अब जब ये हम लोगों का देश है तो क्यों ना हम यहाँ का भेष अपना ले। हाँ हाँ जरूर, मैं तो तैयार हूँ। समय के साथ खुद को बदलने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन कहीं नकल के चक्कर में बंदर ना दिखने लगूं। खैर, बहू लग जाती है सास की कायाकल्प। अपने पराए। घर की लड़ाइयाँ कितनी भी हो, लेकिन ये भी सच है कि किसी पर कोई आपत्ति हो तो अपना ही परिवार साथ देता है। भैया, मेरे पीछे पुलिस लगी है, प्लीज मुझे बचा लो। रवि और राज दो भाई, लेकिन दोनों में कभी नहीं पटी। अरे क्या हुआ छोटे, क्या कर दिया तूने? अरे कुछ नहीं भैया, मेरा दोस्त है ना राजू, वो मुझे लेकर बैंक गया था।
मुझे नहीं पता भैया कि वो वहाँ बैंक लूटने जा रहा है। मैं उसके साथ बैंक में घुसते ही सीसीटीवी कैमरे में दिख गया हूँ। अब पुलिस मुझे ढूंढ रही है भैया, मुझे बचा लो। राज कुछ सोचता है, फिर कहता है, ओके, तुम यहीं रुको, मेरा एक दोस्त पुलिस में है, मैं बात करता हूँ। तभी वहां रवि की बीवी राज की बीवी के साथ आ जाती है। तुम लोगों के घर जब तक पुलिस का आना जाना है, बच्चों को यहीं छोड़ दो, उन पर असर ठीक नहीं पड़ेगा। तभी वहां पुलिस आ जाती है। चलो चलो, कौन है रवि, थाने चलो। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता। अरे वो तो पुलिस स्टेशन चलकर ही पता चलेगा कि कुछ पता है कि नहीं, चलो। कहानी का फ्लैशबैक। भैया, मुझे मेरे मकान में हक चाहिए ही चाहिए। अरे लेकिन छोटे, अभी मेरे बच्चों पर काफ़ी खर्चा है, तेरी भाभी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती, बजट बिल्कुल नहीं है कि मैं अलग होकर रहूं। देख लो भैया, 1 महीना है तुम्हारे पास, जल्दी से घर खाली कर दो। अरे कैसी बात कर रहे हैं भैया, मेरे शरीर में अभी इतनी हिम्मत भी नहीं कि घर को खाली करे। तो क्यों अपना पोषण बेचा भाभी? अरे तुम तो जानती हो, पिताजी की बीमारी के कारण उन्हें हमारी ज़रूरत थी, कैसे आते पैसे। ससुर जी तो बूढ़े थे भाभी, उनकी बीमारी में भी पैसे लगाना कौन सा अकल का काम था? तो क्या पिताजी को मैं मरने के लिए छोड़ देता? अरे रवि, तू तो समझ, पापा को हमारी ज़रूरत थी, उन्होंने हमारे लिए हर वो काम किया जिससे हमें खुशी मिले। बैक टू रवि, जो जेल में बैठा है। ये मैंने क्या कर दिया था? मैं ना पिता का हुआ ना ही भैया का। मेरे साथ जो हो रहा है ठीक ही हो रहा है। तभी वहां पुलिस वाला आता है। रवि, तुमसे कोई मिलने आया है। भाभी, आप यहाँ क्यों आई? पुलिस स्टेशन है ये भाभी। भैया, आपकी जगह मेरा भाई होता तो क्या मैं नहीं आती? अच्छा, ये खाना ले लीजिए, खा लीजिएगा। आपके भैया लगे हैं वकीलों और पुलिस वालों से बात करने में, डरने की कोई बात नहीं। जब आपने गुनाह किया ही नहीं तो सज़ा भी नहीं मिलेगी। रवि भाभी को देखकर रोने लगता है। घर में साक्षी चुपचाप बैठी होती है कि तभी सोनम कहती है, अरे साक्षी, क्या हुआ? परेशान क्यों हो रही हो? भाभी, अभी अभी पुलिस स्टेशन से खबर आई है, इन्हें बड़े जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। मैं क्या करूंगी भाभी? रो मत, हम अच्छे से अच्छा वकील करेंगे। लेकिन उसमें तो बड़े पैसे लगेंगे दीदी, हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? अरे क्यों, ये मकान है ना, और मेरे कुछ गहने भी है। साक्षी की आंखों में पानी आ जाता है। पर दीदी, ये तो आप और भैया की मेहनत की कमाई है। पापा के बाद भी तो हम लोगों का सब खत्म हो गया था। पापा को तो बचा नहीं पाए, लेकिन भैया को ज़रूर बचा लेंगे। और भगवान चाहेंगे ना तो दोनों भाई मिलकर इससे भी बड़ा मकान खड़ा कर लेंगे साक्षी। थोड़ी देर में राज वहाँ आता है। सोनम सही कह रही है साक्षी, पैसों की कमी के कारण किसी भी बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलती। राज एक अच्छा सा वकील करता है। सोनम और साक्षी बचाए पैसे और अपने गहनों को बेचकर रवि का केस लड़ते हैं और जल्द ही रवि जेल से बाहर आ जाता है। रवि राज को गले लगाकर कहता है, भैया मुझे माफ़ कर दो, मुझे साक्षी ने सब कुछ बताया है। भैया, आपने मुझ पर विश्वास किया, मेरे लिए दिन रात मेहनत की, भाभी ने अपने गहने तक बेच दिए। भैया, आपने तो पापा के लिए भी पैसे नहीं देखे, लेकिन मैं बहुत ही सेल्फिश निकला। भैया, एक आखिरी बार मुझे माफ़ कर दो, मैं शर्मिंदा हूँ। अरे भाई, अपने तो अपने ही होते हैं, पापा ने हमारे लिए क्या नहीं किया ये तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। और फिर तू तो मेरा भाई है, पैसे से बढ़कर रिश्ते होते हैं भाई। गांव के चाउमीन। गांव में चाउमीन का चलन अभी अच्छे से नहीं आया था, लेकिन सुरेश शहर से चाउमीन बनाना सीखकर गांव में ठेला लगाता है। अरे ये क्या चूहा है क्या भैया?
कैसे खाया जाता है? अरे नहीं नहीं, ये चाउमीन है। चाउमीन शहर में खाया जाता है। कितने की दे रहे हो सुरेश? 10 रुपए की प्लेट भरकर। तभी वहां शहर से पढ़ा एक लड़का आता है। जरा एक प्लेट चाउमीन तो देना। सुरेश उसे चाउमीन देता है। उसे चाउमीन खाता देख गांव वाले भी उससे चाउमीन ले लेते हैं और खाने लगते हैं। अरे वाह सुरेश भैया, कमाल की बनाए हो। 2 प्लेट मेरे बच्चों के लिए भी पैक कर दो। बस फिर क्या था, सुरेश का ठेला लगता है और चाउमीन खरीदने वालों की लाइन लग जाती है। तभी वहां से गांव का साहूकार होकर गुजरता है। और ये क्या भीड़ लगी है? लगता है झगड़ा हो गया है गांव में। चलूं मैं अभी तो मजे ले लूं। अरे कहाँ है, इतनी भीड़ लगी है यहाँ? लड़ाई हो गई है क्या? अरे साहूकार साहब, ना ना ना, कोई लड़ाई ना हुई है। ये तो सुरेश की दुकान है चाउमीन की। हम लोग चाउमीन खाने आए हैं, आप भी खाइए ना। साहूकार चाउमीन खाता है और सुरेश की तरफ देखता है, जो सारे दिन के पैसे गिन रहा होता है। अरे सुरेश, क्या लागत है इस काम की? अरे साहूकार जी, आप अब आए हैं तो ये पूरे 10,000 रुपए ले जाइए, जो पिछले साल शहर जाने से पहले आपसे लिए थे ना। लागत तो क्या कहे, जो आपने दिया था उसी में सीखा भी है और दुकान भी खोल ली। अरे पैसे इतने जल्दी क्या जरूरत थी? कैसे जरूरत नहीं थी साहूकार जी, इतना मोटा ब्याज कहाँ से भरते। साहूकार को अब सुरेश की दुकान को हड़पने की लालच आ जाती है। नाना करते ये सारे दिन में 500 रुपए कमा ही लेता है। अरे गांव में ये ऐसे ही कमाता रहा तो कहीं ब्याज का काम ना शुरू कर दे। अरे भैया, कोई ना कोई जुगाड़ तो करना पड़ेगा। अब साहूकार घर आ जाता है और अपनी बीवी को सारी बात बताता है। हाँ जी, ये तो मैंने भी सुना है कि सुरेश के हाथ की चाउमीन नहीं खाई तो कुछ नहीं खाया। अरे हाँ हाँ, सही ही कहते हैं। मैं भी खा कर ही आ रहा हूँ। अरे भाग्यवान है, कितना अच्छा हो ना अगर वो पैसा हम लोगों को मिल जाए। क्यों? हैं? हाँ, वो तो है, लेकिन कैसे? हम लोगों को तो चाउमीन बनाना आता ही नहीं है। साहूकार और उसकी बीवी अब रोज चुपके से सुरेश के घर जाते हैं और खिड़की से उसे चाउमीन बनाते देखते। अब क्या था, दोनों को चाउमीन बनाना आ जाता है। फिर एक रोज, और सुरेंद्र, तुझे साहूकारनी ने बुलाया था। बोल रही थी कि बेटे के जन्मदिन में 10 किलो चाउमीन का ऑर्डर देना है। बना दोगे ना? अरे हाँ हाँ साहूकार जी, मैं जरूर बना दूंगा। कब देना है घर में 10 किलो चाउमीन? अरे वो तो तू घर आकर बता कर लेना, मैं नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, शाम को काम निपटा कर आ जाता हूँ। सुरेश साहूकार के घर जाता है, लेकिन वहां मियाँ बीवी मिलकर उसे बंधक बना लेते हैं। अरे मुझे क्यों बांध रखा है? मुझे छोड़ दो। आज से तेरा ठेला मैं लगाऊंगा और बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। साहूकार एक आदमी को सुरेश की निगरानी में लगा देता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन, अरे साहूकार जी, आप कब से चाउमीन बेचने लगे और अपना ये सुरेश कहाँ गया? अरे वो तो शहर गया है, उसका कोई काम निकल आया था। बोल रहा था कि जब तक वो ना आए तब तक मैं ही उसके ठेले का काम कर दूं। पैसे भी तो बहुत उधार ले रखे थे उसने। लगता है कर्जा भरने के डर से भाग गया है। अरे पर वो तो बोल रहा था कि उसने सारा कर्जा उतार दिया है, और वो क्यों भागेगा? इतना तो कमा रहा था। अरे मुझे क्या पता। अरे चाउमीन खाना है तो बोलो, नहीं तो भागो यहाँ से। अरे हाँ हाँ, दे दो दे दो। अब तो चाउमीन खाना पूरे गांव के लोगों के लिए आदत ही बन गया है। ना खाओ तो नींद ना आए। हाँ हाँ, तो लो और निकालो 50 रुपए। 50 रुपए क्यों? सुरेंद्र तो 10 रुपए में देता था। अरे वो पागल था, मैं थोड़ी ना हूँ। गांव वाले, जिनको चाउमीन की लत लग गई थी, वो करते भी क्या, दे दो और ये लो 50 रुपए। लेकिन फिर साहूकार उन लोगों को प्लेट में थोड़ी सी चाउमीन रख देता है। अरे ये क्या? पैसे 5 गुना ज्यादा और चाउमीन बस इतनी सी।
अरे साहूकार साहब, भगवान से तो डरो। बस फिर क्या था, साहूकार की मन मर्जी चलने लग जाती है और गांव वाले करते भी क्या। एक रोज मुझे तो लगता है कि सुरेश को साहूकार ने मार डाला होगा, क्योंकि उसका काम इतना अच्छा चल रहा था, फिर वो क्यों जाता, और वो भी साहूकार के हवाले दुकान करके। ना बाबा ना। अगले रोज भाग्यवान, देखो तो जरा, इस सुरेश भी ना कितना पागल था। जिस काम से वो ज्यादा पैसे बना सकता था, उससे इतने कम पैसे छाप रहा था। 50 रुपए प्लेट में भी गांव वाले खूब खा रहे हैं चाउमीन। हाँ जी, और जितने में वो लोगों को 10 प्लेट खिलाता था भर भर कर हम लोग उतने में 20 प्लेट बना रहे हैं, क्यों जी? वहीं सुरेश रोज भगवान से मांगता कि बस एक बार वो किसी तरह वहां से निकलने में कामयाब हो जाए, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकामयाब होती। फिर एक दिन, अरे भाग्यवान, ऐसा कुछ करो कि चाउमीन बनाने का खर्चा आधा हो जाए, जिससे हम लोगों को और मुनाफा हो। ना जी, मुझे तो कोई तरकीब ना सूझ रही। अरे सुनो, एक काम करते हैं, चाउमीन बनाने में जो सब्जी लगती है वो मंडी में लेने तुम देर रात चली जाना। तब तक वो सारी सड़ी गली सब्जी जो दुकानदार वहीं फेंक जाते हैं, वो उठा कर ले आना फ्री में। अरे वाह जी वाह, आप तो बहुत समझदार हैं जी। बीवी वैसा ही करती है, लेकिन अब लोग चाउमीन खाते तो मुंह बनाकर। फिर एक बार, अरे राम राम राम, ये पेट में दर्द काहे हो रहा है? आई, 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 आई। हाय रे हाय, मेरा भी पेट दर्द के मारे फटा जा रहा है। सभी को शक हो जाता है कि उन लोगों को चाउमीन खाने से ही ये बीमारी हो गई है। वहीं दूसरी तरफ जो आदमी सुरेश की निगरानी कर रहा था, वो सो रहा होता है और मौका देखकर सुरेश वहां से भाग जाता है। सुरेश गांव वालों के पास जाकर उन्हें सब कुछ बता देता है। बस अब क्या था, साहूकार के घर पुलिस पहुंच जाती है। चलो, तुमने गांव के लोगों को खराब सब्जी वाली चाउमीन खिलाकर बीमार किया और सुरेश को बंधक बनाया। तुम्हें इसीलिए हम गिरफ्तार कर रहे हैं। साहूकार को पुलिस ले जाती है और फिर अगले दिन से सुरेश का ठेला गांव के बाजार में लग जाता है, जहां अब पहले से ज्यादा भीड़ होती है। मिठू मिठू तोता डाली ऊपर सोता, हरी मिर्ची खाता। नहीं नहीं, हरी मिर्ची तीखी लगती है बुढ़िया। अरे बदमाश, ऐसे कौन बात करता है? मैं करता हूँ। ऐसी बात नहीं करते, अच्छे से बात करते हैं। ठीक है, पर मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। क्यों? तुमने कहा ना अच्छे से बात करते हैं, लेकिन तुम तो बात बुरी हो बुढ़िया। अरे मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है रे मिठू? कल ही पड़ोसी की छत पे सूख रही दाल ले आई थी तुम। सावन का महीना, पवन करे शोर, दाल उठा के ले आई बुढ़िया कैसी चोर। अरे अरे मिठू चक्रवर्ती, इतने जोर से मत बोल, सब सुन लेंगे। मेरी एक शर्त है। अबे तोते कहीं के, चल बोल। एक तो मुझे देख के कोई सीटी नहीं मारेगा, मुझे पसंद नहीं है। दूसरा, मैं घर में रहूंगा, पिंजरे में नहीं। हाँ चल मान लूंगी, पर कहीं उड़ मत जाना। पागल हूँ क्या? यहाँ पोपट को फोकट में खाना मिलता है, तुम मेरी शर्त मानती हो? अरे जंगल में दंगल करने क्यों जाऊंगा, जब इधर ही मंगल हो रहा हो तो। तू तो बहुत चतुर है रे। हाँ, सीखो कुछ मुझसे। अरे ज्यादा चोंच मत चला, ले पिंजरे से बाहर आ जा, और जोर से मत बोलना चोरी के बारे में। बाबूजी सुन लेंगे तो लड़ाई हो जाएगी घर में। तू चाहता है कि घर में लड़ाई हो? हाँ, चाहता हूँ चाहता हूँ चाहता हूँ। लड़ो लड़ो लड़ो, बहुत मजा आएगा। लड़ते हुए लोग, बेवकूफ लोग मुझे अच्छे लगते हैं। अरे राम राम राम, कैसा मिठू है रे तू?
बुढ़िया बुढ़िया रोटी चोरी करती खोटी, राम राम करती पर उल्टे काम करती। ए मिठू, अंदर कर दूंगी। बाहर निकल के जुबान फड़फड़ाएगा तो पिंजरे में पंख फड़फड़ाने पड़ेंगे, समझे? माफी चाहता हूँ बुढ़िया, माफ कर दो। और ये बुढ़िया बुढ़िया मत बोला कर मुझे। हाँ हाँ शीला, बहुत जवान है ना तू। कल ही तो घुटने में दर्द था। वैसे एक बात बता, जब तेरा सर दर्द होता है तो तू बाम घुटने में लगाती है क्या? क्यों हुए? ऐसा क्यों पूछ रहा है? क्योंकि तेरा सर तेरे घुटने में है ना बुढ़िया। तभी वहां बाबूजी आ जाते हैं। अरे क्यों रे मिठू चक्रवर्ती, तू पिंजरे के बाहर? जमानत हो गई मेरी। अरे वाह, चल अच्छा है, बाहर ही रहना पर उड़ना मत। अरे फिक्र नॉट, तुम जैसे धर्मात्मा आदमी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। अरे चापलूसी मत कर, भजन कर। नहीं नहीं नहीं, पहले भोजन करूंगा। मिट्ठू खाने लगता है। सतीश को देखने लड़की वाले आ रहे हैं परसों। अरे इतनी जल्दी? मुझे बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। हाँ, ऐसा क्या करना है? अरे दहेज की लिस्ट भी तो बनानी है। कार लूंगी, 10 लाख नगद लूंगी, जेवर, एलसीडी, टीवी, डबल डोर फ्रिज, सोफे, फर्नीचर। अरे तुमको पता है ना दहेज लेना पाप है। एक बार पाप करके अगर जिंदगी भर का ऐशो आराम मिले तो ऐसे पाप अच्छे ही होते हैं जी। मुझे तो शर्म आती है तुम्हें अपनी पत्नी कहते हुए। अरे ठीक है ना, तो पत्नी की जगह वाइफ बोल दिया करो। अरे मैं तुमको अपनी धर्म पत्नी मानता था। पर तुम तो बेशर्म पत्नी निकली। अरे मिट्टू चुप हो जा, मेरे सामने से चली जाओ। अरे आपके पीछे खड़ी हो जाऊंगी तो बोलेंगे कि पीठ पीछे बातें करती है। वाह बुढ़िया वाह, बढ़िया जोक, ठोको ताली। मिट्टू चुप। देखिए जी, मैं तो दहेज भी लूंगी और बहू से काम भी करवाऊंगी। रोक सकूं तो रोक लो, रोकना ही नहीं चाहता। चली जाओ यहाँ से। वाह वाह बुड्ढे, बढ़िया जोक, लेकिन उतना मजा नहीं आया, एक और सुनाओ। मिट्टू चुप हो जाओ। माँ वहां से चली जाती है। शाम को घर वाले महाभारत देख रहे हैं। मिट्टू, ये धर्मराज युधिष्ठिर हैं, झूठ नहीं बोलते थे, हमेशा सच बोलते थे। तू भी ना हमेशा सच बोला कर। सच बोलने से क्या होगा? अरे पुण्य मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। अरे तुमसे क्या मिलेगा? अभी की बात करना बुड्ढे। तू है तो तोता, लेकिन शायद तुझे किसी लोमड़ी ने पाला है। छी छी यार, अपनी पत्नी को लोमड़ी बोल रहे हो? अरे मैं तब की बात कर रहा हूँ जब तू जंगल में रहता था। नहीं नहीं, उसी को बोल रहे थे। रुको, अभी लड़ाई करवाता हूँ, अभी करवाता हूँ। अरे ओ तोते, अच्छा ये ले, ये टॉफी ले ले और अच्छी और सच्ची बात किया कर। रोज टॉफी मिलेगी, ठीक है? पक्का? हाँ हाँ पक्का। 2 दिन बाद घर पे सतीश को देखने लड़की वाले आते हैं। हाँ जी, कितने लोग हैं घर में? मैं सतीश और सतीश के बाबूजी। हाँ हाँ बढ़िया, कर दे पराया मुझे, मैं भी तो इस घर का हूँ ना। अरे हाँ, ये है मिट्ठू चक्रवर्ती। अरे वाह, कितना प्यारा पैरट है। ये पैरट क्या होता है? मिट्ठू को इंग्लिश में पैरट कहते हैं। ये सतीश तो मुझे इंग्लिश में इडियटी कहता है। सतीश को इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती। देख बुढ़िया, तेरा पैसा डुबा रहा है तेरा बेटा। बिट्ठू, हम बात कर ले या तू ही करेगा? अरे चुप भी रहना थोड़ी देर। हमें तो लड़की पसंद है जी, सतीश को भी पसंद है। लड़की से भी पूछ लो एक बार, उसको तुम पसंद हो या नहीं? अरे चुप कर मुए, वरना दूंगी एक। क्या? अब टॉफी टॉफी दूंगी। ये खा और चुप रह। सच की आवाज दबाने के लिए रिश्वत दी जा रही है। तुम्हें क्या लगता है एक टॉफी से तुम मुझे खरीद लोगी? 2 टॉफी लूंगा। बहन जी, आपकी कोई मांग हो तो? अरे माँ जी, मांग तो लड़की की रहती है ना, जो लड़का भरता है। अरे सतीश बेटा, तू रहने दे। नहीं नहीं नहीं, मांग तो नहीं है, पर पर क्या बहन जी?
पर क्या? पर क्या बोलिए ना। पर दहेज लूंगी। अरे चुप मिठू, वरना आज ही जंगल में छोड़ आऊंगा। अरे कल तो युधिष्ठिर बनने का, सच बोलने का बोल रहे थे। आपकी टॉफी खाई है, झूठ नहीं बोलूंगा। अरे बेटा मिट्ठू। देखिए बुढ़िया को कार चाहिए, क्योंकि सतीश की हैसियत नहीं है खरीदने की। बुढ़िया को डबल डोर फ्रिज चाहिए, 10 लाख रुपया भी चाहिए, क्योंकि जैसे बेबी को बेस पसंद है, वैसे ही बुढ़िया को कैश पसंद है। फ्री फुकट का ऐश पसंद है। मिट्ठू, अब तो तेरी खैर नहीं है। बुढ़िया तेरे हाथ नहीं पहुंचेंगे। ज्यादा नाटक किए तो छत पे से जो चोरी की थी वो भी बता दूंगा। चोरी? हाँ, पड़ोसियों की दाल चुरा लेती है और पकाते वक्त शिकायत भी करती है कि कैसी सस्ती दाल खाते हैं पड़ोसी। और पता है अब तक इस घर में काम वाली बाई क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आई? क्योंकि तुम्हारा इंतजार था। मिट्ठू की बात सुन के लड़की वाले वहां से चले जाते हैं। अरे क्या बिगाड़ा था रे हमने तेरा। एक तो तुझे पाला, खाना खिलाया, तेरी हर शर्त मानी, फिर भी तूने हमारा काम बिगाड़ा। सच बोलना चाहिए बुढ़िया, बाबूजी ने कहा था। अरे ठीक ही तो है, लड़की को झूठ बोल के इस घर में ले आते तो पाप ही लगता ना। शाबाश मिठू, चाहे खुद का नुकसान हो रहा हो पर हमेशा सच बोलना चाहिए। अरे चल बुड्ढे, अपने बाप को मत सिखा। तुझे सच बोलना तो सिखा दिया, अब तेरी बदतमीजी भी छुड़वानी पड़ेगी मुझे। चलो मैंने सच बोला, अब तुम अपना वादा भी निभाओ। टॉफी कहाँ है मेरी? बाबूजी मिट्ठू को टॉफी देते हैं। टॉफी खाते हुए मिट्ठू बोलता है, मिट्ठू तोता मीठी टॉफी खाता, किसी से नहीं डरता, सच्ची बात करता। शहर आई देहाती बहू। हाल ही में रोहन की शादी निर्मला नाम की लड़की से हुई थी। निर्मला गांव की लड़की थी। रोहन के पिता और निर्मला के पिता दोनों बचपन के दोस्त थे। उन्होंने बचपन में ही एक दूसरे से वादा कर लिया था कि दोनों बच्चों के बड़े होते ही उनकी शादी करवा देंगे। इसलिए वादे के अनुसार रोहन के पिता निर्मला को अपनी बहू बनाकर घर ले आते हैं। निर्मला अपने साथ अपनी गाय भी लेकर आ जाती है और उसे घर के आंगन में बांध देती है। अरे ये क्या माँ, भाभी तो गाय भी लेकर आई है हमारे घर में। अभी घर में गाय बंधी देखकर आस पड़ोस के लोग तो हमारा मजाक उड़ाएंगे ना। हाँ बेटा, तू ठीक कहती है, लेकिन क्या करूं मैं, तू तो जानती है तेरे पिता किसी की नहीं सुनते। अरे ये क्या निर्मला, तुम अपने साथ गाय क्यों लेकर आई हो? आपके शहर में पैकेट वाला मिलावटी दूध मिलता है ना, लेकिन मुझे तो रोज ताजा दूध पीने की आदत है। गाय लाकर मैंने ना बहुत अच्छा किया है। अब हम सब रोज ना गाय का ताजा ताजा दूध पियेंगे। अरे ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम ध्यान रखना कि तुम्हारी गाय की वजह से आस पड़ोस के लोगों को कोई तकलीफ ना हो। हाँ, मैं सब देख लूंगी, आप चिंता ना करें। कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, चल बहू, आज हमें बाजार से सब्जी खरीदने जाना है। उसके बाद सुनीता निर्मला को बाजार में ले जाती है। सब्जी के महंगे दाम देखकर निर्मला के तो होश उड़ जाते हैं। ये क्या माँ जी, 1000 रुपए की सब्जी, ये तो बहुत ही ज्यादा है। अब क्या करे बहू, शहर का तो यही हाल है। ना, मैं इस तरह पैसों की बर्बादी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब से ना हम इस बाजार से सब्जी नहीं खरीदेंगे। यहाँ फिर अगले दिन निर्मला घर के आंगन की मिट्टी खोद कर वहाँ तरह तरह की सब्जियाँ लगा देती है। अरे काव्या, तेरी भाभी तो बहुत अजीब है, उसने तेरे पूरे आंगन को खेत बना कर रख दिया। मेरी समझ में नहीं आता तुम लोग इस लड़की को कहाँ से पकड़ कर लाए हो। अरे सब मेरे पिताजी का किया धरा है। सालों पहले अपने दोस्त से किए वादे के चलते उन्होंने उस गवार को हमारे गले बांध दिया। अरे तेरी भाभी सच में एक नंबर की गंवार है। उसे तो ढंग के कपड़े पहनने तक नहीं आते, ऊपर से उसने तेरे घर को गांव का तबेला बनाकर रख दिया है।
उन औरतों की बातें सुनकर काव्या को बहुत बुरा लगता है। फिर वो अपने भाई रोहन से इस बात की शिकायत करने लगती है। रोहन निर्मला को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन निर्मला के आगे उसकी एक नहीं चलती। फिर एक दिन रोहन निर्मला को एक शादी में ले जाता है। सभी मेहमान खाना खाने में व्यस्त थे। उधर रोहन भी अपने दोस्तों से गप्पे लड़ाने लगता है। तभी निर्मला तंदूरी चिकन के स्टॉल से ढेर सारे लेग पीस उठाकर अपने पर्स में डालना शुरू कर देती है। घर जाने के बाद इसे फ्रिज में रख दूंगी और कल सुबह मैं चीज़ सिखाऊंगी। फिर खाना खाने के बाद दोनों पति पत्नी वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी दुल्हन का भाई उन्हें रोक लेता है। अरे ये सब क्या है? मैंने यहाँ खाना खाने के लिए सबको बुलाया था, खाना चोरी करने के लिए नहीं। तुमने पर्स में जो चिकन के लेग पीस छुपा रखे ना, चलो बाहर निकालो उन्हें। दुल्हन का भाई फौरन निर्मला से पर्स छीनकर सारे लेग पीस बाहर निकाल लेता है। मैंने इतना खर्चा करके खाने पीने का इंतजाम किया है और तुम हो कि यहाँ से खाना चोरी करके ले जा रही हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। वहाँ मौजूद सभी लोग निर्मला को भला बुरा कहने लगते हैं। अपनी बेइज्जती होते देख रोहन दुल्हन के भाई से माफ़ी मांगकर निर्मला को घर ले आता है। निर्मला, आज तुमने सबके सामने मेरी नाक कटवा दी। आखिर तुम्हें चिकन के पीस चुराने की ज़रूरत क्या थी? मुझे माफ़ कर दीजिए रोहन जी। दरअसल ना, हमारे गांव में जब भी शादी होती थी तब मैं और मेरी सहेलियाँ इसी तरह शादी से ढेर सारा खाना लेकर आते थे। मुझे नहीं पता था कि मेरी इस गलती से आपकी इतनी बेइज्जती हो जाएगी। मुझे माफ़ कर दीजिए। आज के बाद ऐसी गलती कभी ना करेंगे। इतना कहकर निर्मला रोने लगती है। निर्मला को रोते देख रोहन का दिल पिघल जाता है और वो उसे माफ़ करके गले लगा लेता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन रोहन उदास होकर घर लौटता है। रोहन के कपड़े बुरी तरह फटे हुए थे। अरे बेटा, ये सब क्या है? किसी के साथ मारा पीटी हो गई है क्या? नहीं माँ, आज हमारी जिंदगी का सबसे बुरा दिन है। म्यूनसिपालिटी वालों ने हमारी दुकान तोड़ दी। आज से हमारी आमदनी पूरी तरह बंद हो गई। हे भगवान, हमने तो किस्त पर ढेर सारा सामान ले रखा है। अब हम सारे सामान की किस्त कैसे चुकाएंगे? मेरी तो सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो गई। पता नहीं आगे हमें और कितनी मुसीबत झेलनी पड़ेगी। आप सबको ना चिंता करने की जरूरत ना है, मैं सब ठीक कर दूंगी। तो कहना क्या चाहती है बहू? हम ना बोल कर नहीं बल्कि करके दिखाएंगे। हाँ। उसके बाद निर्मला अपने पिता को फ़ोन करके गांव से 5 गाय मंगवा लेती है और फिर अगले दिन निर्मला सभी गायों का दूध निकालकर बड़े बर्तन में भर लेती है। तुम ये सब क्या कर रही हो निर्मला? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम ना इन गायों का दूध बेचने जा रहे हैं। उसके बाद हमारे पैसों की समस्या खत्म हो जाएगी। हे भगवान, बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। भाभी दूध वाली बनकर दूध बेचेंगी तो मोहल्ले में इज्जत क्या रहेगी हमारी? सभी लोग हमें तरह तरह की ताने मारेंगे। आप ना ऐसी बेकार की बातें ना करो काव्या जी। जब जेब का पैसा और पेट की रोटी छिन जाती है तो इंसान पहले अपने और अपने परिवार के बारे में सोचता है। और वैसे भी जिस काम से हमारा घर चले उसकी कभी ना बुराई नहीं करनी चाहिए। फिर निर्मला दूध के 2 बड़े बर्तन साइकिल के दोनों तरफ लटकाकर मोहल्ले में घूमने लगती है। दूध ले लो, दूध, गाय का ताजा ताजा दूध ले लो, बिना मिलावट का शुद्ध दूध ले लो। चलो चलो आओ भाई, जल्दी ले लो। तभी निर्मला के पास कुछ औरतें आती हैं। अरे तुम तो सुनीता की बहू हो ना? तुम इस तरह सड़क पर दूध क्यों बेच रही हो? निर्मला उन दोनों औरतों को अपने घर के हालातों के बारे में सब बता देती है। देखिए, मैंने ना अभी अभी गाय का ताजा दूध निकाला है। आप सब तो रोज पैकेट का दूध पीती हो, आज गाय का ताजा दूध पी कर देखिए, इसकी ना बात ही कुछ और है। हाँ बहू, मुझे तुम्हारी बात समझ में आ गई। लाओ, मुझे 2 लीटर दूध दे दो। उस औरत की देखा देखी बाकी औरतें भी निर्मला से दूध खरीदना शुरू कर देती है। थोड़ी ही देर में निर्मला सारा दूध बेचकर ढेर सारे पैसे इकट्ठे कर लेती है। उसके बाद निर्मला घर जाकर सारे पैसे अपनी सास को पकड़ा देती है। अरे बहू, इतने सारे पैसे! सच में तेरा आइडिया तो काम कर गया। अरे माँ जी, आप तो बस देखती जाइए, कुछ ही दिनों में मैं अपने घर की सारी समस्या खत्म कर दूंगी। हाँ। फिर अगले दिन से निर्मला गायों के गोबर से ढेर सारे उपले तैयार करके बेचना शुरू कर देती है।
निर्मला को पैसे कमाते देख रोहन के अंदर भी हिम्मत आ जाती है और वो भी दूध बेचने का फैसला करता है। निर्मला के कहने पर उसके पिताजी कुछ और गायों का बंदोबस्त कर देते हैं। इस तरह दोनों पति पत्नी मिलकर दूध बेचना शुरू कर देते हैं। कुछ ही महीनों में उनका दूध का व्यापार खूब फल फूल जाता है। इसके चलते रोहन एक बड़ी दूध की डेयरी भी खोल लेता है। पिताजी, जब आपने निर्मला से मेरी शादी करवाई थी तब मैं मन ही मन आपको कोसा करता था, लेकिन आज मेरी समझ में आया कि आपका फैसला बिल्कुल सही था। आज अगर निर्मला ना होती तो पता नहीं हमारा क्या हाल होता। हाँ बेटा, तू ठीक कहता है। हमारी बहू ने तो हमें उजड़ने से बचा लिया। भगवान ऐसी बहू सबको दे। इस तरह निर्मला की समझदारी के चलते सब कुछ ठीक हो जाता है और वो सभी हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। बीवी के बड़े शौक। राकेश काफी सिंपल और सीधा लड़का था, लेकिन उसकी बीवी वनीता उसके तो शौक ही निराले थे। सुनो ना राकेश, पिज्जा खाते वक्त एक फोटो लेते हैं। और ये टैग कर दिया उन सहेलियों को जो मुझसे जलती हैं। दोनों पिज्जा खाकर घर आते हैं, जहां राकेश कहता है, वनीता यार, 2 रोटी बना दो ना, मेरा ये फालतू की चीजों से पेट नहीं भरता। ओ, मैं बहुत थक गई हूँ, खुद ही बना लो ना। हाय रे मेरी कमर। ये क्या बात होती है वनीता? मैं भी तो ऑफिस से थक कर आया था, लेकिन तुम्हारे बोलने पर मैं तुम्हें पिज्जा हट लेकर गया ना। अरे यार, तुम तो हर बात पर शुरू हो जाती हो। अरे भूख लगी है तो ब्रेड खा लो ना। वनीता राकेश के लिए बिना खाना बनाए सो जाती है। कहाँ फंस गया, इससे तो मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। अगले दिन वनीता की फोटो उसकी सहेलियां देखती हैं और फोन करती है। यार वनीता, कितनी लकी है यार, तेरा पति ऑफिस की बाद तुझे घुमाने ले जाता है, पिज्जा खिलाता है। और वाह यार, तेरे कपड़े तो अमेजिंग लग रहे हैं। हाँ यार, हम तो हर वक्त पार्टी मोड में ही रहते हैं। हाँ यार, मैं तो कितना भी बाहर खा लूं, इनको घर आकर घर का ही खाना चाहिए होता है। मैं तो यही सोचकर कहीं नहीं जाती कि घर में आकर खाना बनाना है तो घर में ही खा लो। अरे क्यों बाहर जाना। हाँ ये भी सही है। अच्छा चल, मैं फोन रख रही हूँ, फिर बात करती हूँ। वनीता फोन रख देती है। चलो यार, आज मूवी की टिकट करवा लेती हूँ। कल पिज्जा, आज मूवी। देखने वालों को तो आग लग जाएगी, आग। जब राकेश घर आता है, वनीता, बहुत थक गया हूँ, कल ऑफिस वक्त पर पहुंचना है। अरे कैसी बात कर रहे हो यार, मैंने मूवी टिकट बुक की है। चलो मूवी देखने चलते हैं, रात 1 बजे तक आ भी जाएंगे। अरे यार, तुम सोच भी कैसे सकती हो? आज वीकेंड भी नहीं है, कल मेरा ऑफिस है। ओफो, मेरे भाई को देखो, सारा सारा दिन बाहर मार्केटिंग का काम करता है, लेकिन भाभी के सामने जरा सा मुंह नहीं बनाता। देखो यार, हम दोनों के काम में अंतर है। वैसे भी वनीता, मुझे अच्छा नहीं लगता जो बार बार तुम इस तरह से करती हो। मैं अलग हूं, किसी से कंपेयर मत किया करो मुझे, समझी? एक दिन, ओहो, ये पूजा कहाँ गई है? बड़ी फोटो लगा रखी है इसने। फोन करके पूछती हूँ। अरे पूजा, इंस्टा में फोटो तो बड़ी जोरदार डाली है, कहाँ गई थी? पूजा, जो वनीता की तरह ही दिखावे में विश्वास रखती है, वो कहती है, हम ना गोवा गए थे, वहाँ W होटल में रुके थे। 1 दिन का 1 लाख रुपया लगता है। हाँ अच्छा। अरे यार, तेरी जींस भी बहुत अच्छी लग रही थी, बस फटी थी थोड़ी सी। ओहो वनीता, तुम तो थोड़ा फैशन अपडेट रहा करो। आजकल तो फटी जीन्स का ही फैशन है। जितनी जीन्स फटी होगी उतनी ही महंगी होगी। रैग बोलते हैं इसे। खैर चलो यार, मैं ना जरा क्लब जा रही हूँ, मेरे पति पीछे लगे हैं कि चलो चलो। वनीता फोन रखती है। हाँ, शॉफ की दुकान, जैसे जानती नहीं हूं मैं, जो दिखता है वो होता नहीं। अब मेरे पति को ही देख लो।
वैसे ये रही मेरी जींस, मैं भी थोड़ा कैंची से काट देती हूँ। घर पर पहनकर देखती हूँ, ठीक लगे तो ठीक, वरना कपड़े वाले को देकर बर्तन ले लूंगी। तभी राकेश ऑफिस से थका आता है। ओहो, ये क्या पहना है वनिता? जाओ जाकर कपड़े बदलो। ये फैशन है राकेश, जींस जितनी फटी उतनी महंगी। अब किसका सोशल साइट देख लिया तुमने जो नकल पर उतर आई? वो मेरी दोस्त है ना जो मुंबई में रहती है, पूजा, उसका। अरे वो मुंबई में रहती है, तुम इलाहाबाद में रहती हो, फर्क है ना वनिता। जाओ जाकर कपड़े बदल लो। अरे पता नहीं तुम खुद को क्या समझते हो यार। फैशनेबल कपड़े अभी पहन लूं, कल को तो बूढ़ी हो जाऊंगी, तब थोड़ी ना अच्छे लगेंगे ये सब कपड़े। देखो राकेश, हम दोनों को एक दूसरे को समझना होगा। हाँ लेकिन वनिता, घर में कायदे के कपड़े तो पहना करो। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा, मैं ये बोल रही थी कि मेरे कॉलेज के दोस्तों ने कल पार्टी रखी है, तो शाम को जल्दी घर आ जाना। ठीक है। अगली शाम पार्टी में वनिता सूट पहन कर आती है, बहुत अच्छी लग रही हो वनिता। लेकिन तभी वनिता के कॉलेज का दोस्त देवेश आ जाता है। हाय ब्यूटीफुल, कितनी अच्छी लगती थी तुम कॉलेज में। कहाँ शादी के बाद पूरी आंटी लगने लगी हो। हेलो, हाय, मैं हूँ आंटी का पति। तुम कौन? वो हाय हाय, हम सब एक ही क्लास में पढ़ते थे। ओह ओके, तो अब तुम्हें वनिता आंटी लगने लगी है, क्यों? वैसे आपकी बीवी कहाँ है? मैं भी तो देखूं। अब वो एक्चुअली ना वो घर पर रहती है। राकेश मुस्कुराकर वहां से चला जाता है, लेकिन वनिता सबके साथ बातें करते करते फिर देवेश से ही बातें करने लगती है, जो राकेश को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। घर आकर, ये मैंने कर दी सारी फोटो पोस्ट। पता है, यहाँ के रिश्तेदार तो फोटो देखकर जल जाएंगे। लड़के लड़कियां सभी है पूरे ग्रुप में। वनिता, मुझे तुम्हारा यूं कॉलेज के लड़कों से बात करना अच्छा नहीं लगा। ऐसा नहीं है कि पुराने ख्यालात का हूं मैं, लेकिन वो लड़का तुम्हें भड़का रहा था। अरे क्या गलत बोल रहा था? सही तो कह रहा था कि शादी के बाद मैं पूरी आंटी लगने लगी हूं। अरे तो एक्सरसाइज करो, खाने में कंट्रोल करो और स्लिम हो। कोई सूट पहनकर आंटी नहीं बन जाता। हाँ हाँ, अब तो मेरे खाने पर भी तुम्हारी नजर रहती है। अरे मेरे तो भाग्य ही खराब थे जो तुमसे शादी हुई मेरी। यही तो गलती है तुम्हारी, हर बात पर शादी को कोसने लगती हो। जरा सोचो, खुले विचार कहाँ होते हैं जहां वैसी परवरिश होती है। हम लोग सिंपल घरों के लड़के हैं, सिंपल लड़की के साथ ही एडजस्ट कर सकते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? सिंपल नहीं हूं मैं। तभी वनिता के मोबाइल में मैसेज आता है। वाह यार, तू और तेरे पति के बीच कितना प्यार है, साफ दिख रहा है यार। कितना समझते हो तुम दोनों एक दूसरे को। मेड फॉर ईच अदर, लव यू। हाँ, अब ये मैसेज किसी मजाक से कम नहीं है, बड़ा प्यार है। अरे ये सब तो दिखावा है बस। तभी डोरबेल बजती है और वनिता की छोटी बहन अपने पति के साथ आती है। अरे वाह साली साहिबा, क्या बात है, साड़ी भी पहन दी है आप। अरे जीजू, मैं अब पहनने लगी हूँ। इनको मेरे ऊपर साड़ी ही अच्छी लगती है। पता है जीजू, अब तो मुझे इंडियन वेयर बहुत अच्छा लगता है। वैसे भी जो इनकी पसंद वो मेरी पसंद। अच्छा जी, क्या बात है? तभी तेरी कोई पिक सोशल मीडिया में नहीं है, क्योंकि साड़ी में थोड़ी ना आंटी जी बनकर तू फोटो डालेगी। अरे नहीं नहीं दीदी, वो बात नहीं है, वक्त ही नहीं मिलता। जहाँ भी हम जाते हैं उस जगह को देखने में मस्त हो जाते हैं, तो फोटो डालने की सोचते भी नहीं है। लेकिन हाँ, हम दोनों एक दूसरे का साथ बहुत एंजॉय करते हैं, क्यों? वनिता उन दोनों को देखकर सोचती है कि कैसे वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं। अब अच्छा, तुम लोग बैठो, मैं खाने के लिए कुछ बनाकर लाती हूँ। दीदी, मैं भी चलती हूँ किचन में आपकी मदद के लिए। तू और तेरा पति कितने खुश हैं यार, लेकिन क्या फायदा? लोगों को तो पता ही नहीं है कि तुम लोग लाइफ को इतना एंजॉय करते हो। अरे कोई तो फोटो डाला कर सोशल साइट पर। दीदी, हम खुश हैं तो एक दूसरे के लिए है ना, कि किसी को दिखाने के लिए।
मैं तो आपको भी कहूँगी कि झूठा दिखावा करने से अच्छा है कि आप जीजू को खुश रखो, उनको समझो जैसे वो आपको समझते हैं। कौन सा जिंदगी हम दूसरों के लिए जीते हैं दीदी। वनिता को बहन की बात समझ में आ जाती है और फिर वो और राकेश सच में लाइफ एंजॉय करने लगते हैं, लेकिन खुद के लिए, ना कि किसी को दिखाने के लिए। होली की आत्मा। बचपन से शहर में रहने वाला मनोज इस साल होली की छुट्टियों में अपने गांव दुर्गापुर वापस आता है, जहां उसे देख पूरा गांव खुशी से झूम उठता है। जब गया था तब इतना सा था और अब देखो कितना बड़ा हो गया है। हाँ सरपंच जी, जब मैं गया था तब आप भी बहुत जवान थे और अब देखो कितने बूढ़े हो गए हैं आप। चलो चलो, बढ़िया है, बच्चा घर वापस आ गया। इसी खुशी में आज रात पार्टी होगी। क्या बात है, गांव में भी पार्टियां होने लगी। वैसे अगर पार्टी की बात है तो आज क्यों सीधा होली पार्टी करते हैं। होली पार्टी की बात सुन चहल पहल में अचानक सन्नाटा छा जाता है, जिसे देख मनोज को कुछ अजीब लगता है, लेकिन तभी सरपंच बात पलट देता है। अब बहुत देर हो गई, चलो सब अपने घर चलो, पार्टी के बारे में कल सोचेंगे। मनोज भी मम्मी पापा के साथ घर आ जाता है, पर होली पार्टी और उस पर पूरे गांव की खामोशी वाली बात अभी तक उसके जहन से निकलती नहीं। पापा, होली पार्टी की बात पर सब चुप क्यों हो गए थे। अरे होगी उनकी कोई अपनी बात, मुझे गांव की पंचायत ही थोड़ी पता है। थक गया हूँ, चलो सो जाते हैं, कल बात करते हैं। पापा की बात मानते हुए मनोज भी सोने चला जाता है। आज तो छुपा लिया, लेकिन हफ्ते बाद जब होली का दिन आएगा तब इसे कैसे रोकोगे। अगली सुबह सूरज के साथ ही मनोज भी गांव घूमने निकल जाता है, जिस पर रास्ते में उसे अपनी ही उम्र के कुछ लड़के भी मिलते हैं, जिनसे दोस्ती कर अब वो उनके साथ घूमने लगता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और होली नजदीक आने लगती है। दोस्तों, होली में 4 दिन ही बचे हैं, पर गांव में उसकी कोई तैयारियां क्यों नहीं दिख रही। क्योंकि यहाँ होली नहीं मनाई जाती। अरे पर ऐसा क्यों। वो राजा भूषण। अरे तुम 4 दिन के लिए आए हो, क्या इतना सोच रहे हो। चलो कुछ खाने चलते हैं। इसी के साथ एक बार फिर होली की बात को टलते हुए देख मनोज को शक होने लगता है। वो घर पहुंचते ही इंटरनेट पर अपने गांव और राजा भूषण के बारे में जानकारी निकालने लगता है। क्या, मुझे आज तक ये नहीं पता था। ऐसा कैसे, किसी ने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं। सारी जानकारी लेने के बाद मनोज गांव वालों या अपने मम्मी पापा से कुछ पूछे बिना खुद ही उसकी सच्चाई के बारे में छानबीन करने लगता है, जिसके चलते वो राजा भूषण की हवेली में पहुंचता है। वाह, क्या हवेली है यार। पर क्या यहाँ सच में कोई भूत है। हेलो भूत जी, कोई है क्या। हम इस साल गांव में होली सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या आप उस पर थोड़ा इंटरव्यू देंगे। मनोज के ऐसा बोलते ही गांव में तूफान उठ जाता है और हवेली में रखी सारी चीजें हिलने लगती है। एक अदृश्य शक्ति मनोज को धक्का देकर हवेली से बाहर निकाल दरवाजा बंद कर लेती है। ये सब देख मनोज हैरान रह जाता है। क्या अभी मुझे हवा ने धक्का देकर बाहर निकाल दिया। मेरे होते हुए इस गांव में कभी होली नहीं मन सकती, इसलिए दोबारा ऐसी कोशिश भी मत करना, अंजाम बुरा होगा। आवाज सुन मनोज हैरानी से इधर उधर देखने लगता है, पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। वो गांव वापस आ जाता है, जहां तूफान की वजह से सब कुछ तहस महस हो चुका होता है। आखिर ये तूफान आया कैसे। ना ऐसा कोई मौसम था और ना ही हमने होली का त्योहार मनाने की बात की थी। सरपंच की बात पर कोई रिएक्शन दिए बिना मनोज चुपचाप अपने घर चला जाता है। इस तरह देखते ही देखते होली का दिन भी आ जाता है और मनोज रंग लेकर गांव में निकल जाता है, लेकिन गांव पूरी तरह खाली होता है। अरे त्योहार का दिन है, धूमधाम की जगह मातम क्यों मनाया हुआ है। मनोज की आवाज सुन सब अपने घर की खिड़कियां खोल के
घर के अंदर से ही उसे वापस जाने के लिए कहने लगते हैं, पर वो किसी की नहीं सुनता। तुझे पहले भी समझाया था, अगर होली खेलने की कोशिश भी की तो अच्छा नहीं होगा। अरे बात मान लो बेटा, तुम्हें सच नहीं पता। मुझे सब पता है। सालों पहले इस राजा ने एक अंधविश्वास फैलाया और आप लोग आज तक उसे मानते आ रहे हो। अरे बेटा, जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे उससे भी बहुत पहले से इस गांव पर होली का श्राप है। अगर गांव में होली का त्योहार मनाया जाता है तो प्रलय आना पक्की बात होती है। राजा भूषण इस सब में नहीं मानते थे और त्योहार मनाने लगे, जिसके चलते होली वाले ही दिन पहले उनके बेटे की और फिर उनकी मृत्यु हो गई। तभी से गांव की रक्षा के लिए उनकी आत्मा उस हवेली में रह रही है। सबकी बातें सुन मनोज उलझन में पड़ जाता है। सोचना भी मत मनोज, अगर तुमने इस परंपरा को तोड़ने की कोशिश भी की तो उसका परिणाम इस गांव और गांव के लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि आप लोग एक बेतुकी बात को मानकर सालों से रंगों के त्योहार को मातम की तरह मनाते आ रहे हो। मनोज किसी की कोई बात ना मानते हुए पूरे गांव में रंग बिखेर देता है, जिसके तुरंत बाद वहां तूफान के साथ बिजलियां गरजने लगती है। अचानक मौसम में ऐसा बदलाव देख जहां मनोज कंफ्यूजन में आ जाता है, वहीं गांव वाले डर से सहम जाते हैं। इस लड़के ने हमारे जैसे सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि पूरे गांव की खुशियों के लिए यहाँ होली मनाई है, जिस वजह से अब इस गांव पर होली का श्राप टूटता है। ऐसा बोलकर राजा का भूत वहां से गायब हो जाता है, जिसके बाद गांव के लोग धूमधाम से होली मनाते हैं। खुशियों के रंग गांव में बिखरे ही होते हैं कि अगली सुबह अचानक मनोज कहीं गायब हो जाता है और एक बार फिर गांव में होली का नया राज शुरू हो जाता है।